नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर के अंदर किस प्रकार से डाइट का ध्यान रखते हुए किस प्रकार से KFRT किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट की हेल्प से हम पेशेंट की किडनी लेवल यूरिया लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और किस प्रकार से हम जो बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं जैसे पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड विद द हेल्प ऑफ KFRT ट्रीटमेंट। जब किसी व्यक्ति की किडनी फेल होती है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो खून को साफ करने की क्षमता कम हो जाती है। किडनी का काम एक और होता है, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करना। जब किडनी की फंक्शनिंग कम होनी शुरू होती है तो देखा यह जाता है कि पेशेंट के अंदर ना सिर्फ किडनी लेवल या यूरिया लेवल बढ़ता है, प्लस में बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बॉडी पहले फ्लश आउट कर देती थी वो अब नहीं हो पाते, वो बेटर मैनेज नहीं हो पाते, उनके लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं। जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, इनकी अमाउंट बॉडी के अंदर बननी शुरू हो जाती है। मगर ये जो आयंस होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो नुकसान है, ज़रूरत से कम हो जाए तो नुकसान है। आप पोटेशियम को ले लीजिए, अगर पोटेशियम बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो आपकी जो हार्ट पे इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, इवन आपकी डेथ तक हो सकती है। तो इनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड विद द हेल्प ऑफ KFRT ट्रीटमेंट हम इसको बेटर मैनेज कर सकते हैं। क्रिएटिनिन जो होता है वो हमारी मांसपेशी में बनने वाला एक कंपाउंड होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। तो अगर हमें इससे कंट्रोल में लेकर आना है तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है कि आपको अपनी किडनी का जो आउटपुट है वो बढ़ाना पड़ेगा, GFR है वो बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ता है विद द हेल्प ऑफ KFRT ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें जो किडनी की फंक्शनिंग है उसको ज़्यादा लिया जाता है। अगर मान लीजिए किडनी 30% काम कर रही है तो विद द हेल्प ऑफ KFRT ट्रीटमेंट वो 60% तक पुश करती जाती है, तो उससे आपका किडनी लेवल बेटर मैनेज होना शुरू होता है। मगर ज़रूरी साथ में एक चीज़ और होती है कि हम किडनी को बॉडी के अंदर ही कम बनने दें। अगर उसकी प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कम होती है तो किडनी के पास काम कम होता है, उसको बाहर निकालने का। वो हेल्प करती है डाइट। डाइट क्या करेगी, डाइट की हेल्प से अगर हम प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर, अगर हम प्रोटीन की अमाउंट कम लेते हैं तो देखा ही जाता है कि बॉडी के अंदर जो किडनी बनने की अमाउंट है वो कम होनी शुरू हो जाती है। जब अमाउंट कम बनेगी तो किडनी को उसे कम फिल्टर करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर हम डाइट के हेल्प से अगर चलते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं और KFRT ट्रीटमेंट करते हैं तो देखते हैं कि बॉडी के अंदर जो किडनी के लेवल्स हैं, यूरिया के लेवल्स हैं, वो दोनों ही कम होने शुरू हो जाते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि अगर हम सिर्फ प्रोटीन की अमाउंट कम कर दें तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जो किडनी के जो लेवल्स हैं वो कम बनने शुरू होंगे। जब वो कम बनेंगे तो वो किडनी को कम फिल्टर करना पड़ेगा और जो ये लेवल्स हैं वो बेटर तरीके से मैनेज हो जाएंगे। तो अगर हम प्रोटीन कम करेंगे तो किडनी कम होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम सोडियम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट में आता है कि आपकी बॉडी के अंदर सोडियम की अमाउंट ज़्यादा हो रही है तो सोडियम का सबसे बुरा इम्पैक्ट बॉडी पर क्या होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए कि आपका ब्लड प्रेशर है वो ज़रूरत से ज़्यादा बना रहता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी पर क्या हो रहा है, इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि खून जो है आपकी किडनी में ज़्यादा प्रेशर से जा रहा है और नेफ्रॉन जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है। तो सोडियम को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये इसमें भी क्या हेल्प करता है, इसमें भी आपको सेम वही चीज़ करनी है, आपने डाइट की हेल्प लेनी है, अपने KFRT ट्रीटमेंट का हेल्प करना है। अब सोडियम है, सोडियम सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ में कंज्यूम करते हैं, हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं नमक के रूप में। अगर आप नमक का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, आपको नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, अगर आप अपने आप को सॉल्टी टूथ कंसिडर करते हैं तो आपको अपने सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, आपको सॉल्ट को बंद करना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक रूप से पैदा होती हैं उनके अंदर सॉल्ट जो होता है वो नेचुरल रूप में होता है और उतनी ही बॉडी को ज़रूरत होती है। जितनी भी चीज़ें हम प्रिजर्व करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। रीज़न क्या होता है, सॉल्ट एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। तो आपने करना क्या है कि आपने अपने किचन से सॉल्ट निकाल देना, आपने किसी भी फॉर्म में सॉल्ट का प्रयोग नहीं करना, ना कुकिंग के अंदर। आप मसाले यूज़ कर सकते हैं, आप जीरा इस्तेमाल कीजिए, पुदीना कीजिए, धनिया कीजिए, बट नमक को निकाल दीजिए। आप नमक को निकालेंगे, प्लस में जितनी भी प्रोसेस आइटम्स होती हैं अगर आप वो लेना बंद करें, जैसे आपके पिकल्स हैं, अचार हैं, चिप्स हैं या सैलड ड्रेसिंग्स हैं, जिनके अंदर जो सॉल्ट की अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, अगर आप उसको लेना बंद करते हैं तो देखते ये हैं कि जो आपका सोडियम लेवल्स है वो बेटर मैनेज होने शुरू हो जाते हैं। आपके सोडियम लेवल पहले से बेटर अच्छा काम करते हैं, BP कंट्रोल में हो जाता है और किडनी को नुकसान नहीं होता।
अब बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट इकट्ठा हुआ पड़ा है वो अगर हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हम KF40 ट्रीटमेंट से आपकी किडनी की जो फंक्शनिंग है वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्ट है वो फिल्टर आउट होना शुरू हो जाता है। आपको शुरू में थोड़ी सी वीकनेस जरूर महसूस हो सकती है, लोग सोचते हैं कि खाना कैसे खाएंगे, बिना नमक के खाना कैसे खाया जा सकता है, बट वो अगर आप कुछ दिन करेंगे तो आपकी बॉडी को आदत हो जाती है, बेटर तरीके से आप सोडियम के लेवल्स को मैनेज कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है अगर बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो जो हमारी हार्ट पे उसको बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी जो हार्ट की बीट्स है वो एरिथमिक हो जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसको मैनेज करने के लिए आपको इसका जो इंटेक है, जो जिसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, वो कम करना पड़ेगा। तो ये अक्सर सबसे ज़्यादा होता है हमारे सब्जियों के अंदर, केले के अंदर, अपने पोटैटोस के अंदर। तो अब क्या करें? अब हम आलू खाना छोड़ दें क्या? अब हम क्या कोई सब्जी भी ना खाएं? अब क्या हम, ये कॉमन ख्याल आता है किसी पेशेंट के अंदर, जब उसको हम पेशेंट को कहते हैं कि आप ये जो सोडियम है ये जो पोटेशियम है इन चीज़ों के अंदर एक्स्ट्रा मिलता है, इसको आपको कम करना पड़ेगा। आपने करना ये है, जितनी भी सब्जियां आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, आपने करना क्या है, उनको बहुत छोटा छोटा टुकड़ों में आप काट लीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसको रात भर खूब सारे पानी में भिगोने के लिए रख दीजिए। अब होगा क्या कि पानी की वजह से, क्योंकि जो पोटेशियम है, पोटेशियम वाटर सॉल्युबल है, वो सब्जियों से निकल कर पानी में आ जाएगा। अब आप सभी क्या करेंगे, इस पानी को आप फेंक देंगे, सब्जियों को निकाल लेंगे। अब आपने इन सब्जियों को आपने ज़रूर से ज़्यादा उसको ड्राई कुकिंग नहीं करनी होती, इसे आप प्रेशर कुकर के अंदर अच्छे तरीके से बॉईल करते हुए बनाइए। इससे होगा क्या, जितना भी एक्सेस में जो उसके अंदर सोडियम होता है वो निकल जाता है। जैसे आलू है, इसके अंदर सोडियम ज़्यादा है, बट हमारी डाइट के अंदर आलू बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर इसमें से हम सोडियम पोटेशियम निकाल लेते हैं तो वो आपके खाने लायक बन गया, आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से जितनी भी सब्जियां होती हैं, चाहे आप गाजर खाएं, मूली खाएं, चाहे आप आलू खाएं, प्याज खाएं, उसको आप रात में भिगो लीजिए, उसे छान के आप अगले दिन उसे कंज्यूम कर सकते हैं। इससे जो आपका पोटेशियम लेवल है वो बेटर तरीके से मैनेज होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा आ रही है, इसको भी हम सिंपल तरीके से कंट्रोल करेंगे, आपकी डाइट की कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड KF40 की मदद से हम आपकी कैल्शियम को, एक्सेस कैल्शियम को मैनेज करेंगे। अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, अब जो खाने के अंदर हम जो ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम ले रहे थे उसको बंद करना पड़ेगा। अब कैल्शियम किन चीज़ों के अंदर मिलता है, हम सब जानते हैं कि जो कैल्शियम की अमाउंट है ज़रूरत से ज़्यादा मिलती है हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में। डेयरी मतलब दूध की आइटम में, दूध, पनीर, दही, लस्सी, छाछ, इन सब चीज़ के अंदर कैल्शियम की अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को आप बंद कर दीजिए। तो इसको अगर आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो देखते हैं कि आपका जो कैल्शियम लेवल्स है बेटर तरीके से मैनेज होने शुरू हो जाते हैं। अब हम आते हैं लास्ट फॉस्फोरस के ऊपर। फॉस्फोरस एक ऐसी आइटम है जो आपको डेयरी प्रोडक्ट के अंदर, नॉनवेज मटेरियल के अंदर ज़्यादा मिलती है, मगर इसकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका डॉक्टर्स क्या बताते हैं कि आपने फॉस्फेट बाइंडर लेना है, आपने खाना खाना है, उसके आधे घंटे के अंदर अपने फॉस्फेट बाइंडर मेडिसिन लेनी होती है, जिससे क्या होता है कि आपके खाने के अंदर जितना भी फॉस्फोरस होता है वो बाइंड हो जाता है और स्टूल के रास्ते वो बाहर रहता है, वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये एक अच्छा तरीका होता है फॉस्फोरस को मैनेज करने का, मगर आप इसको डाइट की हेल्प से भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप डाइट के अंदर फॉस्फोरस कम लेते हो तो उसकी फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन भी बॉडी के अंदर कम होगी। तो आपने क्या करना है, जो कैल्शियम की अमाउंट जिसमें ज़्यादा होती है उसमें फॉस्फोरस भी ज़्यादा होता है। जितने भी पैक्ड आइटम, प्रोसेस्ड आइटम, प्री प्रोसेस आइटम्स होती हैं, जैसे आपके जूसेस हो गए, शेक्स हो गए, आपके चिप्स हो गए, जो हम नॉर्मली खाते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। एक किडनी का पेशेंट जिसकी किडनी खराब हो रही होती है उसको फायदा कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी आइटम होती हैं उनमें किसी न किसी तरह के प्रिजर्वेटिव्स, सिंथेटिक अपने फ्लेवर्स, ये सब डले होते हैं और ये किडनी को नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। तो आपने करना ही है, आपने होम गुड खाना लेना है, जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक खाना लीजिए, जिस पर कम से कम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड होती है, जिससे हम किडनी को और बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। एक किडनी का पेशेंट जिसके अंदर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो वो प्रोटीन को कम करेगा। इसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस को हम विद द हेल्प ऑफ डाइट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर देते हैं। और KF40 ट्रीटमेंट इसमें हेल्प करता है किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा के। किडनी की फंक्शनिंग अगर बढ़ाते हैं तो हमें डाइट पे रिस्ट्रिक्शंस कम करनी पड़ती है। अब KF40 ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे हेल्प करता है। KF40 ट्रीटमेंट को हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर डेवलप किया गया है। किडनी में 3 टाइप से काम करता है। पहला काम क्या होता है कि इसका कि आपकी GFR को बढ़ा के, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा के, फिल्ट्रेशन को बढ़ा के, जितने क्रिएटिनिन है, यूरिया है लेवल्स है, उनको कंट्रोल में लेकर आने का। एक बार वो कंट्रोल में आ गए तो
लाइफ बेटर हो जाती है, सिम्टम्स गायब हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, भूख लगनी शुरू हो जाती है, थकावट खत्म हो जाती है, बॉडी में ताकत महसूस होती है, सिर दर्द नहीं होता, नींद प्रॉपर आती है, ये सब सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्हीं की बॉडी में एक्यूमुलेशन की वजह से जितने भी सिम्टम्स हैं वो जनरेट होते हैं। दूसरा ही ट्रीटमेंट क्या काम करता है, जो आपकी किडनी की जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी रक्षा करता है। मान लीजिए आपकी किडनी 70% नुकसान हो चुकी है, 30% वो काम कर रही है, अगर इन 30% किडनी को भी तो बचाना है, तो उसके लिए क्या होता है कि ये ट्रीटमेंट उसको स्ट्रेंथ तक ताकत देता है कि वो सही सलामत बने रहे। तीसरा क्या होता है, आपके 70% जो किडनी खराब हुई है, इसका मतलब यही नहीं है कि उसको हम दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि यूरिन आपको पड़ाती है, डाययूरेटिक्स मेडिसिन दी जाती है, जिससे आपका कुछ हद तक किडनी और यूरिन लेवल कंट्रोल में आ जाता है, बट वो फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। मगर आयुर्वेदिक मेडिसिन से ऐसा नहीं होता, KFRD ट्रीटमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। KFRD ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फायदा आपको यही होगा कि जो आपकी हमने ना सिर्फ GFR बढ़ा के किडनी और यूरिन लेवल कंट्रोल किया, प्लस में आपकी जो नेफ्रॉन्स हैं जो बचे हुए हैं उनको ताकत दी, प्लस में जो नुकसान हो चुकी है 70%, मान लीजिए कि 70% किडनी का नुकसान हो चुकी है, तो उन नेफ्रॉन्स को भी रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, उनको रिवाइव किया जाता है। मान लीजिए कि हम उसमें पूरे कामयाब नहीं होते, हम उसमें 70% में से 40% को हम रिवाइव कर पाते हैं, तो देखते हैं कि 30% पहले से काम कर रही थी और 40% किडनी का हम रिवाइव कर देते हैं, तो 70% में किडनी फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में पेशेंट को बहुत फायदा होता है। पेशेंट को डायलिसिस नहीं करवाना पड़ता, पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं सोचना पड़ता, पेशेंट को कोई साइड सिम्टम जनरेट नहीं होते, पेशेंट को कोई किडनी लेवल यूरिया लेवल मैनेज नहीं करना पड़ता। और जहाँ तक अगर पेशेंट की किडनी 70% तक अचीव कर जाती है, 70-80% तक, तो पेशेंट पे जो डाइट की रिस्ट्रिक्शंस है वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि किडनी अब फिर से दोबारा से काम करना शुरू होती है। प्लस में एक और दिक्कत देखी जाती है पेशेंट के अंदर, किडनी पेशेंट के अंदर, कि उनके जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो किडनी होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती है, वो है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन करना। जब किडनी डैमेज होनी शुरू होती है तो एरिथ्रोपोइटिन की फॉर्मेशन कम होती है और पेशेंट के अंदर एनीमिया देखा जाता है, खून की कमी देखी जाती है। तो जैसे जैसे किडनी रिवाइव होनी शुरू होती है तो ये कंप्लेंट भी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि किडनी दोबारा से एरिथ्रोपोइटिन बनाना शुरू करती है और पेशेंट के जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं वो बेटर होने शुरू हो जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड विद द हेल्प ऑफ KFRD ट्रीटमेंट, एक किडनी का पेशेंट अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है, क्रिएटिनिन यूरिया से लेकर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम फॉस्फोर तक बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है। अब मैं आपको अपने पेशेंट से मिलवाना चाहूँगा किस प्रकार से उन्होंने डायबिटीज़ के पेशेंट थे, क्रॉनिक डायबिटीज़ के पेशेंट थी, कई सालों से डायबिटीज़ थी जिसकी वजह से उनकी किडनी खराब थी। अब वो बेटर तरीके से डायबिटीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ KFRD ट्रीटमेंट, और KFRD ट्रीटमेंट की हेल्प से वो क्रिएटिनिन को भी बेटर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। किस प्रकार से उनकी लाइफ चेंज की KFRD ट्रीटमेंट से, ये आप देखिए इस वीडियो में। तो इस बीमारी जो आपकी किडनी की बीमारी की शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत ऐसे हुआ कि मुझे डायबिटीज थी। डायबिटीज में जो है, जब मैं चेक कराने जाता था डॉक्टर से, तो डॉक्टर को मैं सिम्टम बताता था कि मेरे साथ ये हो रहा है, यूरिन कम आ रहा है, भूख कम लगती है, और ऐसे उन्होंने कहा जी आप किडनी का चेक कराओ। जब मैंने किडनी का चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि आपके क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और इसके तो ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी और ये परहेज है। तब भी मैंने बद परहेजी वगैरह करता ही रहा। वो लेवल जो है 4 पे आ गया। अब 4 पे फिर उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात हुई, मुझे टीवी में आपको दिखाई दिया, तो मैंने कहा चलो देसी दवाई है यही इस्तेमाल करके देखते हैं, हो सकता है इससे फर्क पड़ जाए। तो मेरा आपके टच में आया तो आपने मेरे को मेडिसिन दी। अब 4 महीने हो गए, 4 महीने से मैं बराबर रेगुलर ले रहा हूँ। मेरा 4 से अब 2 पे आ गया है और परहेज भी पूरा कर रहा हूँ। एक तो भूख, सबसे बड़ी बात यह है मेरे को भूख लगने लगी है, और साथ में जो है यूरिन भी सही आ रहा है। पहले यूरिन कम आता था, भूख कम लगती थी, कभी खाया नहीं खाया। अब जो है थोड़ा टाइम से जो है मैं खा लेता हूँ, और बाकी जो जिस चीज का आपने मेरे को परहेज बताया वो परहेज पूरे कर रहा हूँ। उसकी वजह से ये लेवल डाउन आया। और थकावट में क्या फर्क आया? थकावट में पहले मैं चल नहीं सकता था, थोड़े दूर जाता था मैं सांस चढ़ जाता था। अब मैं कंटिन्यू जो है ना अपने पार के चक्कर लगा देता हूँ। और शुगर लेवल में क्या फर्क है? शुगर अब इस टाइम नॉर्मल चल रही है मेरी। पहले कितनी रहती थी? पहले 200-250 तो खाली पेट आती थी, 200 225, और खाना खाने के बाद 300 325 आती थी। अब लेवल जो है नीचे वाला तो है जी 60-65 से लेके 80 तक आता है।
ऊपर वाला 160 से लेकर 200 तक आता है। शुगर नॉर्मल रहती है। इंसुलिन अभी आप लेते हैं? इंसुलिन लेता हूँ। इंसुलिन जो ना धीरे धीरे कम हो गई है, कम होती जा रही है। इंसुलिन कम होती जा रही है, शुगर लेवल मेंटेन है। पहले टोटल जो है 42 पॉइंट लगता था, अब 42 का जो ना इस टाइम 32 पे आ गया हूँ। 42 से 32। हाँ, अब धीरे धीरे और भी कम होती चली गई। और हीमोग्लोबिन चेक करवाया था आपने? हीमोग्लोबिन इसमें चेक करवाया था। हीमोग्लोबिन में कम तो नहीं आ रहा? नहीं, 12 पॉइंट है इस टाइम। बढ़ गया, पहले से बढ़ रहा है। हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है, क्रिएटिनिन लेवल्स भी कंट्रोल में है। यूरिया लेवल का क्या हाल है? यूरिन इस टाइम तो यूरिन लेवल ठीक आ रहा है, पहले ज्यादा बढ़ा हुआ था। पोटासियम भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, अब पोटासियम भी थोड़ा हल्का सा ज्यादा ही है। वो तो दवाई परहेज करूंगा तो और कम आ जाएगा। और अब क्या क्या परहेज करने पड़े आपको, थोड़ा सा बताइए, हमारे जो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया मिले। परहेज क्या होना चाहिए, वो प्रोटीन वगैरह जो है कम लेना है। नॉनवेज वगैरह, अंडे वगैरह ये तो पहले नहीं लेता था, वो कभी कभार लेना था, फिर वो बिल्कुल बंद कर रखे हैं। दाल है, जैसे दालें आपने बताया था कि दालें को उसको गर्म करके पानी में धो के फिर बनानी है तो धूप खानी है, उस हिसाब से मैं खा रहा हूँ। और ऐसी सब्जियां मैं उसको गर्म पानी में धो के उसको फिर बनाते हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा कम होने लगा है। तो जितने पेशेंट्स हैं बाकी किडनी के जिनके लेवल्स कंट्रोल में नहीं होते, जो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज के हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, क्योंकि आपकी कंडीशन बहुत नहीं थी, बिल्कुल स्टेज 1 पे थे आप, तो उस टाइम में आपका हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, थोड़ा इजी होता है। मगर जो पेशेंट्स दूसरे पेशेंट्स हैं जिनकी स्टेज एडवांस है, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? उनको एडवाइस यही करूँगा, देखो जी ऐसा है, आजकल दो लोग बाग ये चाहते हैं कि मैं अब दवाई खाऊं और 1 घंटे में ठीक हो जाऊं। उनको तो समझाना बड़ा मुश्किल काम है। जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये टाइम जरूर लेती है, लेकिन जड़ से खत्म कर देती है। ये टाइम जरूर लेती है, लेकिन जड़ से खत्म करती है, उनको विश्वास करना पड़ता है। और आयुर्वेदिक तो कितना 5000 साल पुराना चला आ रहा है, ये एलोपैथिक तो आपके चले, उससे तो एलोपैथी एक चीज ठीक होगी दूसरी और खराब होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज ठीक करेगा दूसरी पहले खराब मिलेगी। और आयुर्वेदिक में जो चीज है उसके उसी को ही ठीक करना है उसने, और बढ़ने नहीं देगा। इससे तो मेरे को बड़ा बेनिफिट मिला जी। मैं तो अब इन चीजों एलोपैथी वाली दवाइयां जो है कम से कम ले रहा हूँ मैं। कम से कम है। तो अभी शुगर की तो तकरीबन सारी बंद ही कर दी, सिर्फ इंसुलिन ले रहा हूँ। मेडिसिन सारी शुगर की बंद हो गई। बीपी कभी कभार ले लेता हूँ जी। बीपी मेरा इस टाइम नॉर्मल आ रहा है। बीपी नॉर्मल, पहले 10-20 ऊपर होता था, इस टाइम बीपी मेरा नॉर्मल आ रहा है। शुगर भी मेरे लेवल से कम आ रही है, वैसे तो लेवल पे रहती है। वो इंसुलिन आप ले रहे हो ना, इंसुलिन थोड़ा सा कम करते जाओ और लेवल के उस हिसाब से मेंटेन होता चला जाएगा। शुगर का भी अगर ठीक हो गया तो उससे ये भी ठीक हो जाएगा। हाँ वो तो है ही, क्योंकि ये दिक्कत आपको बहुत लंबे टाइम से शुगर रहने की वजह से ही हुई थी। 28 साल हो गए। 28 साल आप शुगर की दवाई आप खाते हैं, शुगर आपकी किडनी पे असर डालती है। उसकी वजह से क्या होता है कि किडनी फेलियर की तरफ चल देती है, क्योंकि शुगर जो एक्सेस है 200 से ऊपर जितनी भी शुगर होती है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी करती है। तो वो एक फालतू काम जो उसे रोज करना हो, 24 घंटे करना हो, पिछले 27 साल से कर रही हो, उसकी वजह से क्या होता है अभी किडनी पे जोर पड़ता है। नेफ्रॉन जो होते हैं वो कमजोर होने शुरू होते हैं, वो काम करना कम करना शुरू कर देते हैं या मरना शुरू हो जाते हैं। उसी वजह से फिल्ट्रेशन, जो खून साफ करने की प्रक्रिया जो किडनी करती है, वो कम हो जाती है। अब ये मेडिसिन वैसे मेरे को कितने दिन और खानी पड़ेगी? कंटिन्यू खानी पड़ेगी? फिलहाल तो भी आपको कंटिन्यू लेनी पड़ेगी जब तक सारे लेवल्स एकदम कंट्रोल में नहीं आते। ठीक, इसके बाद हम मेडिसिन कम कर देते हैं, बंद नहीं करते किडनी। अच्छा, बंद नहीं करते हैं। हाँ, ये है कि जैसे आपको हमने मेडिसिन दी 1 महीने की, वो आप 2 महीने चला सकते हो। हम इस पर नजर रखेंगे, किडनी लेवल, यूरिया लेवल भी कंट्रोल रखेंगे, बट मेडिसिन बंद नहीं करते, क्योंकि किडनी अब पूरी ढंग से फंक्शनिंग शुरू हो जाए, अगर बंद करने के बाद किडनी लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता तो आपकी मेडिसिन समझो कि बंद है। अगर हमें सपोज करो कि हमने आज मेडिसिन बंद की 2-4 दिन के लिए या 15-20 दिन के लिए, महीना भर के लिए, और देखते हैं कि इसके बाद किडनी लेवल्स बढ़ने लग गए, तो हमें शुरू रखनी पड़ेगी। अगर हम उसे हटाते हैं और किडनी लेवल, यूरिया लेवल बिल्कुल मेंटेन रहते हैं, बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं महीना भर, तो हाँ मेडिसिन बंद है। क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि आपकी किडनी पूरी तरह से काम कर रही है, पूरी तरह से खून को फिल्टर कर रही है, अपने आप सारा काम कर रही है। क्योंकि हम जब मेडिसिन किसी पेशेंट को देते हैं तो 3 चीजों पे काम करते हैं। पहला होता है उसकी किडनी में जो किडनी लेवल और जो यूरिया लेवल बढ़ रहे हैं बॉडी के अंदर, उसे बाहर निकालना। ठीक है, उससे पेशेंट को क्या होता है, किसी टाइप की दिक्कत नहीं होती है, थकावट है, ये सारी चीजें, सिम्टम्स सारे चले जाते हैं।
दूसरी चीज जो मेडिसिन काम करती है वो होती है नेफ्रॉन्स, जो किडनी के अंदर छनियां होती है उनको ताकत देती है, क्योंकि उन्होंने काम करना, वही कमजोर हो रही थी, उनको ताकत दी। तीसरा जो काम किया जाता है वो है जो नेफ्रॉन्स मर गए हैं, जो काम नहीं कर रहे, जो कम काम कर रहे हैं, उनको ताकत देकर उनको दोबारा से चालू करना। जब ये तीनों चीज पूरी हो जाएंगी, आपकी किडनी बिल्कुल रिपेयर हो जाती है, तो आपकी मेडिसिन छूट जाती है। अब मैं मेरे को जो आप वाली जो दवाई है उससे मेरे को इतना फर्क पड़ा। पहले मैं यहाँ से मतलब नीचे जाता था ना जी, तो सामने पार्क में जाने के लिए मेरे को 2 बार रास्ते में रुकना पड़ता था या बैठना पड़ता था। और मैं कंटिन्यू यूँ चला जाता हूँ, पार्क के भी चक्कर लगा के वापस आ जाता हूँ। तो सांस फूलती थी, क्या दिक्कत होती थी? थोड़ा सांस फूलती थी और थकान महसूस होती थी, थकावट और सांस मसल्स में ऐंठन महसूस होती है। अब नहीं है वो जब शरीर में किडनी लेवल बढ़ना शुरू होता है ना, तो ये आपको किडनी मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। अब एक थोड़ा सा मैं वैसे मालिश भी करा रहा हूँ, उसकी वजह से भी फर्क है, लेकिन चलने में मेरे को ये दवाई से बड़ा फर्क पड़ा है। आप अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखो, उसे कभी भी छोड़ने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, जब तक कि लेवल्स पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाते, लोअर लेवल्स टच नहीं मैं बिल्कुल उसको मेंटेन करके रखो। ये मेडिसिन से आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपके लेवल्स बढ़ेंगे नहीं, दूसरा जो आगे कॉम्प्लिकेशंस होती है किडनी को लेकर, चाहे वो डायलिसिस हो, यही रखी है मेरी दवाई, हाँ, चाहे डायलिसिस हो चाहे ट्रांसप्लांट हो, दोनों चीजों से हम बच जाते हैं। तो बिजली इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत इसकी ये हुई थी कि जब ये ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, उसके बाद इसमें 2 पॉइंट पड़ा था। अच्छा। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई इसको चेक कराते रहना हमेशा, तो वो चेक कराते रहे तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया। अच्छा। और अब इतना हो गया कि अब तो बहुत ज्यादा 10 तक पहुंच गए थे। अच्छा। 9 वाला भी होगा कोई, तो उतना तक है। तो फिर इसके बाद आपकी दवाई दी, तो उसके बाद उसको 5 पे आया, 4 पे आया, 4 पे आया, 9 से अब 4 पर आया। 4 पे आया। जब 9 था तो वो क्या तकलीफ होती थी? तकलीफ क्या होती थी, मतलब खाना में पसा चलना मुश्किल हो जाता, अभी भी चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और अपना थकावट अब ऐसा कुछ है? अब कुछ ऐसा है? नहीं, खाना वाना बिल्कुल नॉर्मल है मेरा भी, नॉर्मल ज्यादा भी नहीं खाता मैं। शाम को 2 रोटी खाता हूँ, दिन में सुबह रास्ते में 3 रोटी खाता हूँ। ठीक है। और दिन में मतलब थोड़ा सा चावल खाता हूँ, चावल खाता हूँ, चावल खाने के आते हैं, वो तो हम लोग क्यों है। जिसमें होता है ना, जब किडनी खराब होती है तो थकावट होती है, खुजली होती है, नींद ज्यादा आती है, नींद आती है, नींद खूब आती है। ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दवाई ले रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? दवाई नहीं है, पहले से मैं सोचता हूँ कि क्रिएटिन कम हो। और दवाई लेते हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को 6-7-8 महीने हो गए। और कितना सुधार हो गया, कितने % सुधार हो गया सेहत में? मतलब मेरे को तो बहुत लगा, इसीलिए मैंने दोबारा फिर बीमार किया। डायलिसिस करवाया इस बीच? इसमें डायलिसिस कोई नहीं करवाया अभी। और डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोला था? डायलिसिस का यही है, उसी का ही है। डायलिसिस बोल दिया था और आपको कराने की जरूरत नहीं? मैंने करवाना ही भूल गया। अच्छा, बाकी जो पेशेंट्स होते हैं किडनी के, आप जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं, ठीक है, उनको क्या कहना चाहोगे? ये साई संजीवनी क्या करती है? अच्छा, मतलब मेडिसिन अलग है और फीडबैक लेती रहती है हमेशा। फीडबैक लेते रहती है डॉक्टर की तरफ से? कोई कमी नहीं। ठीक है, हमें तो मिले, परंतु से नीचे मिल गई चाहिए कि उससे नीचे हो आ जाएगा। उसके लिए मैं आ गया, मैं इसलिए तो आया हूँ कि वो सिस्टम कंट्रोल करेंगे। आने का रीजन यही होता है। अच्छा। किडनी की दिक्कत कब से हुई थी? किडनी की दिक्कत मुझे कम से कम अभी 5 साल हो गए। 8 साल हो गए किडनी की दिक्कत को? हाँ जी। और क्या दिक्कत आ रही थी? लाइटली सूजन थी किडनी के ऊपर। अच्छा। वो मैंने डॉक्टर को चेकअप के लिए बताया था, उसने डायरेक्ट फिस्टुला वगैरह बिठा दिया था। बोला फिस्टुला बना दिया था आपका? अच्छा, डायलिसिस के लिए बोल दिया था? डायलिसिस के लिए। और क्या बोला था कि डायलिसिस काम करवाना पड़ेगा? डायलिसिस किया भी था मेरी फर्स्ट 2 डायलिसिस हो भी गई। 2 डायलिसिस करवाए? अच्छा, फिर? और बोला था अभी ये जिंदगी भर लगेगा, मतलब डायलिसिस काम होते रहेगा। और अब क्या कितने लेवल था दवाई शुरू करने से? उस टाइम पे मुझे याद है कुछ 8 पॉइंट समथिंग था। 8 पॉइंट समथिंग कितने लेवल था? और 135 से यूरिया था। 135 यूरिया था। अब दवाई लेते हुए कितना टाइम हुआ हमसे? आपकी दवाई लेते हुए मुझे कम से कम 2 महीने हो गए शायद किडनी की। 2 महीने की दवाई ली है किडनी की। और अब क्या लेवल है? अब क्रिटिनल लेवल कुछ समथिंग 3 पॉइंट समथिंग क्रिटिनल लेवल है।
अब कोई दिक्कत होती है, सांस लेता है? अच्छा भी लगता है, थोड़ा फ्रेश भी लगता है, पहले से फ्रेश नहीं लगता था। एनर्जी फील होती है? एनर्जी फील होती है। बाकी नींद प्रॉपर आती है? घबराहट तो नहीं होती? उल्टियाँ तो नहीं आती? बाकी वो कोई साइनस सिम्टम नहीं आते? तो जो किडनी के मरीज हैं बाकी जिनका लेवल डायलिसिस करवा रहे हैं, जिनका किडनी लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, उनको क्या एडवाइस करोगे? बिल्कुल आपकी मेरे ख्याल से आपकी दवाई लेना चाहिए साई संजीवनी की, उससे काफी फायदा है करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको किडनी फेलियर के अंदर डाइट की इंपॉर्टेंस समझाने में हेल्पफुल रहेगी कि किस प्रकार से डाइट की हेल्प से और KFRT की ट्रीटमेंट की हेल्प से हम एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो इस ट्रीटमेंट के बारे में, KFRT ट्रीटमेंट के बारे में, डाइट के बारे में, किडनी पेशेंट को क्या डाइट देनी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं होते। आप उनसे पूछिए कि किस प्रकार से हम किडनी फेलियर के पेशेंट्स को और बेटर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ये सब आपको जानकारी दी जाती है। और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।